जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव और जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं हमारे अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है भोरम देव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब। और जैसा कि वीडियो की सीरीज में हम लोग छत्तीसगढ़ का जो है भौगोलिक विस्तार देख रहे हैं, और इस प्राकृतिक जो विभाजन का टॉपिक है उसमें हम लोग 2 टॉपिक देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार और इसके अलावा जसपुर सामरी पाट प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के वीडियो में हम आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए है नी शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, या जिसे कहते हैं महानदी बेसिन। इस टॉपिक पर हम लोग आज विशेष चर्चा को करेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो है छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा भूभाग में फैला हुआ है, ठीक है। वैसे तो कई एग्जामों में उत्तर लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ले चुका है, हालांकि ठीक है एग्जैक्ट 68,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है क्षेत्रफल। लेकिन व्यापम ने ऐसा उत्तर लिया हुआ है, तो जो लिया हुआ है उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं, है नी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, है नी। तो इसमें हमें ध्यान देना होगा कि भाई क्या होता है महानदी बेसिन। महानदी छत्तीसगढ़ का जो है हृदय स्थल है नी। छत्तीसगढ़ के ये देखिए छत्तीसगढ़ का जो ये हिस्सा है नी, छत्तीसगढ़ का ये जो हिस्सा है वो पूरा महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान के रूप में जाना जाएगा, ये हिस्सा, ठीक है दोस्तों। ये हमें समझना है, ठीक। ये देखिए ये पूरा। अब इसमें हमें समझना हुआ कि इसका विभाजन कैसे हो रहा है नी। तो देखो भाई, क्योंकि इसकी जो आकृति है ठीक है, इसकी जो आकृति है वो कैसी है। तो भाई इसकी आकृति तो वैसे अगर हम लोग देखें तो पंखाकार है, लेकिन जो मध्य भाग है इस छत्तीसगढ़ के मैदान का वो कैसा है, तो तस्तरी नुमा है, ऐसे गड्ढा है, ऐसे गड्ढा है, कटोरे के समान है, कटोरे के समान है। तो गड्ढा है नी, जिसको हम कह सकते हैं तस्तरी नुमा या कटोरे के समान है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसका जो मध्यवर्ती हिस्सा है वो कैसा है, ऐसा। ये जो बीच का हिस्सा है वो कटोरे के समान है। तो इसी कारण जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं भाई, इस मध्यवर्ती भाग के कटोरे के समान आकृति के कारण, न कि सर्वाधिक धान उत्पादन के कारण, अपितु इसकी आकृति के कारण इसको धान का कटोरा जो है कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम इसी में देखेंगे कि भाई जो इसका विभाजन हो रहा है वो कैसा है नी। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो महानदी निम्न भूमि क्षेत्र, और इसके अलावा हम देखेंगे महानदी उच्च भूमि क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर दोनों पे चर्चा करेंगे।
जिसमें सर्वाधिक ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो इसका है दोस्तों। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर है, और वहीं 31,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? तो भाई हमारा जो है जो निम्न भूमि क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा, है नहीं। अब देखो इसमें हमें फिर से अब जो विभाजन, दो विभाजन हम कर रहे हैं, महानदी निम्न भूमि और महानदी उच्च भूमि, तो इसका जब अब पुनः विभाजन करते हैं दो भागों में बांटने के बाद, इसको फिर से अगर हम लोग बांटें तो ये पुनः जो है हम लोग देखेंगे कि भाई जो महानदी भूमि निम्न भूमि क्षेत्र है वो और अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें दुर्ग रायपुर का मैदान, ठीक है, ये देखने को मिलेगा, जिसको हम वैसे तो महानदी पार मैदान कह देंगे। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी भाग में हमें शिवनाथ पार का मैदान देखने को मिलेगा, या ये जो पठारी हिस्सा है इसको हम क्या कह देंगे भाई? तो इसी को कह देते हैं पेंड्रा लोरमी पंडरिया का पठार, यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसी में ही हम चर्चा करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा हंसदेव मांड का मैदान। ठीक है, हंसदेव मांड का मैदान जो असल में जो है रायगढ़ का मैदान है, यह हमें ध्यान देना होगा। इसी में हम लोग देखेंगे सारंगगढ़ का मैदान। ठीक, ये सब समझेंगे। तो दुर्ग रायपुर का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, या पेंड्रा लोरमी पंडरिया पठार के रूप में आप जिसको समझेंगे। इसके अलावा जो है इसी में हम लोगों को समझना है बिलासपुर का मैदान। ठीक है, बिलासपुर का मैदान। तो चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, है नहीं, और समय न गंवाते हुए हम लोग आते हैं इसके मैदानी भाग पर। हाँ, जो चर्चा है इसमें मैंने आप लोगों से एक चर्चा और किया कि भाई जो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है उसमें महानदी उच्च भूमि क्षेत्र भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको मैं और विभाजित कर देता हूं, उसको बता देता हूं वो क्या है। तो इसमें आप देखेंगे महानदी उच्च भूमि क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा मैकल पर्वत श्रेणी, छुरी, उदयपुर की पहाड़ी, और इसी में देखेंगे हम लोग, ठीक है क्या, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी के अलावा हम लोग चर्चा करेंगे इसमें दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि का। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी उच्च भूमि पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दक्षिणी उच्च भूमि में असल में दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि क्षेत्र आएगा, और पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र में जो है धमतरी महासमुंद, ठीक है, ये उच्च भूमि क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा दोस्तों।
तो ये सब चर्चा हम लोग उच्च भूमि क्षेत्र में करेंगे, है नी। तो ये तो रहा हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है नी। हम लोग अब जो है चर्चा का आगे बढ़ाते हुए जो निम्न भूमि क्षेत्र है उसके टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो एक तो हमारा क्या होता है जो हसदेव मांड का मैदानी जो हिस्सा है या हसदेव मांड बेसिन जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं तो पाते हैं भाई कि इधर जो है क्या है कोरबा का मैदानी भाग है नी। कोरबा का मैदानी भाग है जिसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा जो है हमें देखने को मिलेगा कोरबा का मैदानी भाग, ये रहा, है नी। इसके अलावा क्या है तो भाई इसी में हम लोग रायगढ़ का मैदान देखेंगे, रायगढ़ का मैदान देखेंगे। फिर नीचे और आए अगर, है नी, तो ये हमें इधर देखने को मिलेगा क्या, सारंगढ़ का मैदान, सारंगढ़ का मैदान। इसके अलावा देखिएगा इधर दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है जो ये वाला क्षेत्र है नी, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला भाग, ये पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया का पठार, ठीक है, ये जो है आप देखेंगे भाई इसमें, ठीक, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया का पठार। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हमें देखने को मिलेगा, ये देखो, ये जो हिस्सा है नी, यहां पर बिलासपुर, शक्ति और जांजगीर चांपा के जो मैदानी भाग है उसमें अगर आए तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, इसको कह देते हैं बिलासपुर का मैदान या संयुक्त रूप से बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी कह देते हैं, है नी। तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग दुर्ग रायपुर का जो मैदानी हिस्सा है उस पर अगर चर्चा करें भाई, है नी, तो वो हमें देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसे, इस हिस्सों में, इन हिस्सों में, है नी। ये जो मैदानी हिस्सा है यहां पर पर्वतीय भाग को अगर छोड़ दें तो इन मैदानी हिस्सों में हम देखेंगे दुर्ग रायपुर का मैदान। अब इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा, कैसे समस्या नहीं होगा ये मैं क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, ये जो पूरा क्षेत्र आप लोगों ने जो देखा है नी, दुर्ग रायपुर का जो मैदान देखा आप लोगों ने अभी, तो इसमें क्या है, दुर्ग और रायपुर संभाग कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगा। और होता क्या है, ये असल में महानदी का उद्गम स्थल धमतरी जिले से हो रहा है नी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है दुर्ग संभाग का और रायपुर संभाग का, ये दोनों संभागों के जिले इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अब बात करें हम लोग शिवनाथ पार के मैदान का, तो शिवनाथ पार के मैदान के अंतर्गत क्या होता है, असल में जो पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया का पठार है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र की बहुत सारी नदियां आती हैं, चाहे वो अरपा के रूप में हो, सकरी के रूप में हो, है नी, या अन्य जो नदियां हैं, ठीक है, वो नदियां कहीं कहीं आ रही हैं, लीलागर नदी हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र उसमें आ जाएगा। अब भाई इसी में हम लोग देखते हैं बिलासपुर के मैदान को भी, तो उधर जो है शिवनाथ नदी प्रवाह प्रणाली जो है कहीं कहीं प्रभावित करेगा। इसके अलावा महानदी अपवाह प्रणाली भी प्रभावित करेगा। और इधर कोरबा का मैदान जो है हसदेव नदी से प्रभावित रहेगा। रायगढ़ का जो मैदान है वो कहीं कहीं केलो नदी से प्रभावित रहेगा, मांड नदी से प्रभावित रहेगा। तो हसदेव मांड बेसिन क्षेत्र कह देते हैं इसको। इधर सारंगढ़ जो क्षेत्र है, सारंगढ़ का जो क्षेत्र है वो महानदी अपवाह प्रणाली से कहीं न कहीं प्रभावित रहेगा, लात नदी से प्रभावित रहेगा। तो ये सब आप देखेंगे भाई, है नी। ये रहा मैदानी विस्तार दोस्तों, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो हृदय स्थल है। अब ये पूरा जो नदी है वो ऐसे महानदी क्या होता है, यहां से बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, महानदी ऐसे बहते बहते, है नी,
ऐसे प्रवेश करती है और इधर आके ऐसे मुड़ गई है। तो इधर से महानदी की सहायक नदियां आके इसमें मिल रही हैं, तो इधर ढलान रहेगा, फिर इधर से आके मिल रही हैं, है नहीं। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं इसमें कि इधर से आई नदियां ऐसे, तो गड्ढा बनाएंगी इधर, है नहीं, और इधर जो है ऐसे गहराई बनाएंगे ये पूरा। तो एक तस्तरी नुमा आकृति जो है इसका हो जाता है। इस कारण इसको कटोरे के समान या तस्तरी के समान दिखने के कारण मध्यवर्ती भाग की आकृति ऐसी हो गई है कि वो कटोरा या तस्तरी के समान दिख रहा है, इस कारण धान का कटोरा कहते हैं। ये कारण आप लोग समझे होंगे अब, है नहीं। तो ये क्लियर है, ये मैदानी भाग हम लोगों ने देखा। इसके बाद जैसे कि हमने टॉपिक में चर्चा किया कि भाई उच्च भूमि क्षेत्र पर भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखो एकदम सिंपल सी चीजें हैं, आपको ज्यादा इसमें समस्या होने वाली नहीं है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। तो उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है नहीं, एक तो पढ़ने वाले हैं छुरी उदयपुर, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों को पढ़ने वाले हैं भाई, है नहीं। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये देखिए। चलिए देखिए होता क्या है, असल में जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं सतपुड़ा रेंज के मैकल पर्वत श्रेणी से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम नाम अलग अलग देख रहे हैं, यहां पर ये है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, जो कि होता क्या है, सर्वाधिक विस्तार इसका कोरबा जिले में, सबसे ज्यादा विस्तार। सीधा डायरेक्ट प्रश्न था कि भाई सर्वाधिक विस्तार छुरी उदयपुर की पहाड़ी का कौन से जिले में है, तो हमको ध्यान देना है कहाँ है, कोरबा जिले में। लेकिन क्या ये अन्य जिलों को प्रभावित नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है भाई। रायगढ़ और सारंगगढ़ जैसे जिलों को ये प्रभावित कर रही है। यहां पर होता क्या है, मान लो मैं बात करूं कोरबा का, तो कोरबा में कुछ पहाड़ियां हमको देखने को मिलेंगी, जैसे जैसे चकचकवा, जहां पर लिथियम का भंडारण है, चकचकवा पहाड़। पवन खेड़ा पहाड़ी, पवन खेड़ा की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का ही हिस्सा है, जो कि कोरबा जिले में मिलेगा। लाफागढ़ की पहाड़ी यहीं देखने को मिलेगा, लाफागढ़ का किला। चैतुरगढ़ जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर है वो देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो है चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं, तो लाफागढ़ को कहते हैं, क्योंकि लाफागढ़ का जो किला है वो काफी प्रसिद्ध है, जो कि कलचुरी शासकों ने बनवाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि लाफागढ़ की पहाड़ी भी कोरबा में मौजूद है। चकचकवा पहाड़ लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, यहीं पर मौजूद है। पवन खेड़ा की पहाड़ी यहीं पर है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पुटका पहाड़, ठीक है। केरापाट की पहाड़ी यहां देखने को मिलेगा आपको। तो ये सब कहां पर मौजूद है भाई, कोरबा जिले में मौजूद कुछ पहाड़ियां हैं, जिस पर हमने अभी चर्चा की। इसके बाद आप इसमें जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि भाई कुछ जो पहाड़ियां हैं वो हमें रायगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, रायगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है नहीं। वो पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, आते हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई रायगढ़ के क्षेत्र में जैसे ही हम इस पर चर्चा का आगे बढ़ाएं तो ठीक है। देखो होता क्या है, जो रायगढ़ है वहां पर इन पहाड़ियों में बिजनौरा, ठीक है, बिजनौरा की पहाड़ी देखने को मिलेगा। बड़ नानी की पहाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक। लाम धजग, ये सब पहाड़ जो है आपको देखने को मिलेंगे। गुफाओं में जो है बोतलदा गुफा देखने को मिलेगा, एक लंबी गुफा के रूप में आप जानते हैं बोतलदा की गुफा प्रसिद्ध है। ये कहाँ मिल जाएगा आपको, रायगढ़ के क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक है। और क्या विशेष है रायगढ़ में, तो यहीं पर जो है अनेक ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि किससे संबंधित है भाई, तो आपका संबंधित है ये सब पाषाण काल से,
ठीक है, वो कैसे समझते हैं? देखो दोस्तों, यहीं आसपास आपको देखने को मिलेगा, है नहीं, यहीं आसपास आपको देखने को मिलेगा देखो, एक तो है ओंगनागढ़, सिंघनगढ़, सुने होंगे ये सब, है नहीं। तो बोतलदा की गुफा, ओंगनागढ़, धजग, लाम, बड़नानी, बिजनौरा, ये सब प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध फेमस स्थल है। पूरा महानदी का घाटी जो क्षेत्र है, वहां पर अच्छा खासा किसकी जानकारी मिल रही है हमें? तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है हमें पाषाण काल की। यहीं पर मौजूद है कौन सा पहाड़? कबरा पहाड़। ठीक, ये आपको रायगढ़ में थोड़ा सा दिमाग में रखना है भाई। अब क्या होता है, इधर ही जैसी मैं थोड़ा सा नीचे की ओर आऊं, मान लो नीचे की ओर आऊं, तो नीचे की ओर इधर ये थोड़ा सा सारंगढ़, बिलईगढ़ जिला है हमारा, और इधर जो है आपका क्या है रायगढ़ है ऊपर में, है नहीं। इन क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है? तो इसी क्षेत्र में ये देखिए, ये देखो पूरा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना आप लोगों से, कबरा पहाड़, तो ये दोनों जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कुछ छोटी मोटी पहाड़ियों में हम लोग बात करें, बेनीपाट, ये पहाड़ी भी यहीं देखने को मिलेगा। ओंगनागढ़ पूछा था, सिंघनगढ़ ध्यान में रख सकते हैं, बोतलदा गुफा कई बार आया हुआ है, कबरा पहाड़ दोनों जिलों में विस्तृत है, रायगढ़ और सारंगढ़ में। तो इस प्रकार ये छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है वो कोरबा से लेके सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले तक विस्तृत है भाई। ये जानकारी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चर्चा का आगे बढ़ाते हुए, है नहीं, ये देखिए इसको समेट लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम लोग इस चर्चा में, है नहीं, उच्च भूमि के चर्चा में और क्या चर्चा करने वाले हैं? तो और डिस्कशन होगा हमारा एक तो जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर उच्च भूमि क्षेत्र कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करेंगे, है नहीं। और अन्य जो और कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां हैं वो भी मैं आपको इसी के साथ साथ बताते चलूंगा। जैसा कि हमारे सामने एक छोटा मोटा टॉपिक आ जाता है कि भाई दलहा पहाड़। अब देखो, पहले पढ़ेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा जांजगीर चांपा जिले में, लेकिन अभी वर्तमान में कौन से जिले में मौजूद है? ये शक्ति जिले में मौजूद है। क्या विशेषता है? नाग पंचमी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध पहाड़ है, क्योंकि नाग पंचमी पर इस पहाड़ में चढ़ने का जो है कंपटीशन होता है। नाग पंचमी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध पहाड़ है दलहा पहाड़। ठीक है, यहीं पर आपको गुंजी की पहाड़ियां शक्ति में देखने को मिलेगा। गुंजी की पहाड़ी, गुंजी की पहाड़ी जो कि प्रथम तीर्थंकर जैन तीर्थंकर जो है ना, कौन है? ऋषभ देव जी, उसके लिए प्रसिद्ध है ऋषभ तीर्थ कुंजी। ये सब देखने को मिलेगा। दमोदहरा क्षेत्र, दमोदहरा जलप्रपात, ये आसपास आपको देखने को मिलेगा, जो कि शक्ति जिले में मौजूद है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ और कुछ पहाड़ियों में जो कि पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो भाई देखो, इधर एक जिला आता है हमारा महासमुंद। ठीक है, कौन सा जिला? महासमुंद जिला। और महासमुंद जिले में कुछ पहाड़ है नहीं, महासमुंद जिले में कुछ पहाड़ है, उस पर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, महासमुंद में आप लोगों ने सुना होगा शिशुपाल। ठीक है, महासमुंद में आप लोगों ने सुना होगा शिशुपाल। पर्वत। ठीक है, इसके अलावा इसी में हम लोग चर्चा करते हैं रदन की पहाड़ी। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा
घोड़ा डोंगरी, ठीक। शिशुपाल की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी, घोड़ा डोंगरी पहाड़ी, ये सब कहां पर है? तो भाई महासमुंद जिले में मौजूद कुछ पहाड़ियां हैं, ये समझे होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई नीचे जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें क्या आ जाता है हमारा गरियाबंद क्षेत्र। तो गरियाबंद जिले में है नी, ये देखो, मान लो इसको मैं थोड़ा सा, गरियाबंद जिला, तो गरियाबंद जिले में पहाड़ियां हम लोग अगर देखें इसको, हाँ मान, ये देखिए, ये है हमारा मान लो गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद। तो गरियाबंद में हमें देखने को मिलेगा मलेवा डोंगरी की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर देखने को मिलेगा भाद्री नवागढ़ की पहाड़ी, यहीं पर हमें देखने को मिलेगा गरियाबंद में ही, ठीक है, कौन सी पहाड़ी? तो नारियल पानी की पहाड़ी, ये सब जो है गरियाबंद जिले में मौजूद है। देखो शिशुपाल पर्वत एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है जिसको हमने महासमुंद में देखा, इसमें मिलेगी इसकी ऊंची चोटी धारी डोंगर, जो कि काफी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। अब ये जो है लगभग 899 मीटर के आसपास ऊंचा है, ठीक है, धारी डोंगर चोटी शिशुपाल में। रदन की पहाड़ी यही है, घोड़ा डोंगरी यही है। महासमुंद के ही क्षेत्र में जो खल्लारी के आसपास की जो पहाड़ियां हैं, खल्लारी की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा क्या? भीमखोह नामक गुफा, ठीक है, जहां पर पांडवों ने अपना काफी जो है समय बिताया है अज्ञातवास के समय, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लाक्षागृह का प्रमाण है वहां से मिलता है, कौन सी गुफा से? भीमखोह नामक गुफा से, ठीक है। तो ये आप महासमुंद में ध्यान में रख सकते हैं। ये सब पहाड़ी इस कारण बता रहा हूं ताकि आप जब पढ़ेंगे नदी तो आपको एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि मलेवा डोंगरी से ही छुरा जो क्षेत्र है वहां से निकलेगी कौन सी नदी भाई? सूखा नदी, है नी। भातरी नवागढ़ से पैवी नदी, तो नारियल पानी से सोंढूर नदी, ये सब आप देखेंगे आगे। तो इस कारण प्राकृतिक विभाजन को अच्छे से ध्यान देना है आपको, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इसके बाद इसमें महानदी का जो उद्गम स्थल है नी, वो है हमारा ठीक है, ये देखिए धमतरी में एक महत्वपूर्ण पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है? सिहावा। प्राचीन नाम सुक्तिमती, ठीक है, सुक्तिमती पर्वत के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है भाई? सिहावा पर्वत। कहां मिलेगा? धमतरी में, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पर हमें देखने को मिलेगा रानी डोंगरी की पहाड़ी। कौन सी डोंगरी? रानी डोंगरी की पहाड़ी। ये दोनों मौजूद है कहां पर भाई? धमतरी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। श्रृंगी ऋषि आश्रम, ग्राम फरसिया, यहां से जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी निकल रही है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग जो एक प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि जो पूर्वी क्षेत्र है नी, उसमें उच्च भूमि जो भाग है वो आपका कंप्लीट होता है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र। तो दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि क्षेत्र, या अब हम इसको वर्तमान स्थिति में अगर बालोद महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी उच्च भूमि क्षेत्र कह दें तो वो ज्यादा और सार्थक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि दुर्ग और राजनांदगांव में ये पहाड़ियां मौजूद नहीं है, जो दक्षिणी उच्च भूमि की मैं बात कर रहा हूँ। ये असल में महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी और बालोद में मौजूद है, लेकिन क्योंकि इन जिलों का भाग है तो ऐसा कह दिया जाता है नी। इन कारणों को समझते हैं, चलिए देखिएगा भाई।
अब क्या होता है, इधर से अगर हम लोग देखें तो बालोद के क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी, कुछ हम मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे जिसमें कुछ कुछ पहाड़ियां हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बालोद में एक तो डौंडी, डौंडी लोहारा, दल्ली राजहरा जैसी पहाड़ियां जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, दल्ली राजहरा, संजारी, बालोद के क्षेत्र में आपको पेटे चुआ की पहाड़ी देखने को मिलेगा, पेटे चुआ की पहाड़ी देखने को मिलेगा। ये सब मौजूद है कौन से जिले में, बालोद जिले में भाई। डौंडी लोहारा की पहाड़ी, डौंडी की पहाड़ी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, पेटे चुआ की पहाड़ी, पेटे चुआ से ही आपका रायपुर की जीवन रेखा, ठीक है, कौन सी नदी, खारून नदी निकल रही है। तो यहाँ पर ये बालोद जिले में मौजूद पहाड़ियां हैं। इसके अलावा आप मोहला मानपुर के क्षेत्र में पाएंगे राजहरा की पहाड़ी। ठीक, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत। इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, है नहीं। अब थोड़ा सा अगर हम लोग मध्यवर्ती क्षेत्र में थोड़ा सा एक पहाड़ी और चर्चा कर लें, क्योंकि देखो इसको बताने का कारण ये है ताकि आपको चीजें एकदम स्पष्ट रहे, है नहीं। देखो मध्यवर्ती क्षेत्र में कहने का मतलब ये है कि असल में बलौदा बाजार क्षेत्र में एक पहाड़ी है मैदानी क्षेत्र, लेकिन वहां पर भी पहाड़ी मिला हमें। कौन सी पहाड़ी, छाता पहाड़, जहां पर गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि मैदानी भाग में यहाँ पर बलौदा बाजार जिले में कौन सा पहाड़, छाता पहाड़ मौजूद है भाई, है नहीं। तो ये पर्वतीय विस्तार आपका इधर कंप्लीट होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत जो श्रेणी है ये असल में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है भाई। ठीक, कैसे, तो इसको अगर हम भारत के दृष्टिकोण से समझें तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, है नहीं। ये पूरा ये है सतपुड़ा, और सतपुड़ा का ही हिस्सा है क्या हमारा मैकल पर्वत श्रेणी, जो कि अर्धचंद्राकार आकृति में है। नहीं, जो मैकल है वो कौन सी आकृति में फैला हुआ है, तो अर्ध चंद्राकार आकृति में फैला हुआ है भाई। कौन कौन से राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, ये है हमारा मैकल पर्वत। तो आज हम चर्चा करेंगे मैकल पर्वत के बारे में, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो ढाल है उसके संदर्भ में प्रश्न आया था कि इसका ढाल किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इसके अलावा जो मैकल पर्वत श्रेणी है नहीं, वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो देखो भाई, मैकल की जैसी हम बात शुरू करते हैं तो हमें ध्यान आना चाहिए अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ ये जो मैकल है वो असल में मध्य प्रदेश के उधर अनूप, सिवनी, मंडला जैसे जिलों में जो विस्तार है वो तो है ही। इधर हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है नहीं, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि इधर मध्य प्रदेश में अमरकंटक
चोटी है। ठीक, तो मैकल की ऊंची चोटी के रूप में इसको प्रश्न पूछा था। ये लगभग 1057 मीटर ऊंची चोटी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एक ऊंची चोटी हमें देखने को मिलता है। हालांकि काफी विवाद रहा, काफी जो है अलग अलग धारणाएं रही हैं किसके संबंध में, बदरगढ़ के संबंध में। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में जो एल.एन. वर्मा जी ने लिखा है उसमें जो है हमें मिलता है कि भाई बम्हन गढ़, ठीक है, बम्हनगढ़ की पहाड़ी, तो बम्हनगढ़ की जो चोटी है वो हमें देखने को मिलेगा, जो कि 1027 मीटर के आसपास देखा जाता है नी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, 1027 मीटर के आसपास। ठीक, तो बम्हनगढ़ 1027 मीटर ऊंची चोटी, अमरकंटक चोटी जो कि 1057 मीटर के आसपास है। ये कुछ ऊंची चोटियों के बारे में वर्णन मिलता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में बम्हनगढ़ ही माना जाता है। ठीक, चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए हम लोग अब इसमें मैकल के छत्तीसगढ़ में विस्तारीकरण पर वृहद चर्चा करते हैं भाई, है नी। तो देखो दोस्तों, यहां पर हम लोग आ जाते हैं, यह है हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, जहां पर कुछ जो पहाड़ी हमें देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर पलमा पहाड़, पेंड्रा की पहाड़ी, ठीक है, केवची की पहाड़ी, ये सब कहाँ मौजूद है नी। तो ये मौजूद है भाई हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही में। अब इसको आप ऐसे ले सकते हो, केवची, पलमा पहाड़, और इसके अलावा यहाँ पेंड्रा की पहाड़ियां हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक, ये कहां पर मौजूद है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं, जैसी और नीचे आते हैं, है नी। तो नीचे आने पर हमें एक जिला मिलेगा, ठीक है, ये जो जिला है वो है मुंगेली। तो मुंगेली में देखो, मुंगेली में मौजूद है मुंगेली में देखिए लामनी की पहाड़ी, ठीक है, सिहावल सागर की पहाड़ी, है नी, और इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे चंदेली की पहाड़ी। साथ ही साथ मुंगेली में लक्ष्मण डोंगरी है, लक्ष्मण डोंगरी, ये सब देखने को मिलेगा भाई कहां पर, मुंगेली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मुंगेली के बाद हम लोग और नीचे प्रवेश करें तो हमें एक जिला मिलेगा हमारा, ठीक है, जिले का हमारा नाम है, ठीक है, कबीरधाम। तो कबीरधाम जिला मुख्यालय कवर्धा, है नी। इस क्षेत्र में हम पहाड़ियों पर मैकल में अगर चर्चा करें तो मैकल के क्षेत्र में कवर्धा में, ठीक है, कुछ विशेष हैं, जैसे ध्यान देना, है नी, यहां पर हमें देखने को मिलेगा देखो कांदावनी की पहाड़ी,
यहीं पर मौजूद है कवर्धा में। इसके अलावा यहीं पर आप देखेंगे चिल्फी घाटी, ठीक है, मांडा घाटी, यहीं पर कुछ पहाड़ी और हमें देखने को मिलता है जैसे करियामा, एक लामा, चेलिकामा, ये पहाड़ियां हमको देखने को मिलेगा, है नहीं। साथ ही साथ गुफाओं में दत्तराम गुफा देखने को मिलेगा जो कि हमारे कवर्धा पंडरिया क्षेत्र में मौजूद है, ठीक है। प्रश्न पूछा था कि जो दत्तराम गुफा है नहीं, वो कहां पर है, तो दत्तराम गुफा हमारे कवर्धा क्षेत्र में मौजूद है नहीं। ठीक, कांदावनी, चिल्फी घाटी, मांदा घाटी, करियामा, एक लामा, चेलिकामा, ठीक है। चिल्फी घाटी जो है काफी घूमने लायक जगह है। यहाँ पर आपको वाच टावर में एक बढ़िया सा वाच टावर मिलेगा। पीड़ा घाट पर्यटन के लिए काफी अच्छा खासा विकसित जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सरोधा दादर मिल जाएगा, सरोधा दादर रिसोर्ट मिल जाएगा, है नहीं। यहाँ भी वाच टावर है, काफी मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ, है नहीं। तो ये सब कहाँ पर मौजूद है, कवर्धा में मौजूद है। पीड़ा घाट, सरोधा दादर, ये सब चिल्फी घाटी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नीचे आते हैं और नीचे हमें देखने को मिलेगा अब एक और जिला जिसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, है नहीं। इसी में मैकल के ही हिस्सों में कवर्धा के बाद जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो हमें देखने को मिलेगा क्या, KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में जैसे हम प्रवेश करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा नहीं कुछ भाग, जैसे यहां पर साल्हेवारा की पहाड़ियां मौजूद है नहीं। इसके अलावा यहीं पर आप खैरागढ़ में ही देखेंगे बैताल रानी घाटी, ठीक है। यहां पर यह माना जाता है कि जो बैताल रानी है वो असल में यहाँ जो खैरागढ़ रियासत के राजा थे उनकी पत्नी थी, ऐसा किदवंती है कि वो मध्य प्रदेश की राजकुमारी रही होंगी, उनसे इनका विवाह हुआ था खैरागढ़ के राजा का। और होता ये है कि जो राजा हैं वो अपनी पत्नी बैताल रानी पर शक करते हैं कि नौकर के साथ उसका जो है अवैध संबंध है, जबकि जो नौकर है उसको वो बेटे के समान मानती हैं, पुत्रवत व्यवहार करती हैं। और यहाँ पर इस घाटी में जो है राजा रानी की हत्या कर देते हैं, है नहीं। और वहीं पर उनकी समाधि है। तो ऐसा किदवंती बस बताया जाता है, किसी भी भावना को आहत करने का हमारा ध्येय नहीं है नहीं? ये कहानियां प्रचलित हैं। तो वहां पर इनकी मूर्ति है नहीं, और पूजा किया जाता है इनका। तो ये बैताल रानी घाटी कहलाता है, या इसी को जो है कहीं कहीं परेतीन घाटी के नाम से भी जानते हैं भाई, है नहीं। तो ये पर्यटन के लिए भी काफी अच्छे से विकसित किया गया, अच्छा खासा रोड लाइन बना हुआ है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, है नी, नेक्स्ट देखते हैं करेला भवानी। देखिए करेला भवानी की जो पहाड़ी है वो मौजूद है कहाँ, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में, है नी। तो ये आपका इधर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हमारा बचता है इसमें देखो, इसमें हमारा राजनांदगांव जिला, यहां पर बहुत सारी पहाड़ियां, जैसे ठीक है, जैसे मान लो बात करें हम लोग देखो होता क्या है, यहां पर मौजूद है डोंगरगढ़,
की पहाड़ी। डोंगरगढ़ के पास लगा हुआ है प्रज्ञागिरी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल है। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को यहाँ पर बौद्ध धर्म का मेला लगता है। भगवान बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में भाई। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। अब बढ़ते हैं आगे। डोंगरगढ़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मां बमलेश्वरी मंदिर, कामावतीपुर के रूप में प्रसिद्ध है डोंगरगढ़, ठीक है, यहीं से लगा हुआ है प्रज्ञागिरी पहाड़ी डोंगरगढ़ में। तो सब वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल के रूप में आप देखते हैं भाई। फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट जो है आते हैं, है नहीं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुलझाड़ी की पहाड़ी। कुलझाड़ी की पहाड़ी से बाघ नदी निकल रही है और बाघ नदी और इधर से जो है शिवनाथ नदी पाना बरस से आ जाती है नहीं। तो उधर जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की नदियां हैं और महानदी अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उनको आपस में मिलने नहीं दे रही है। कौन सी? पर्वत श्रेणी, तो मैकल पर्वत श्रेणी। इसी कारण हम ये भी मान सकते हैं कि बाघ नदी और शिवनाथ को आपस में मिलने नहीं दे रहा है नहीं। कौन सा पर्वत श्रेणी है? मैकल, तो इसका जल विभाजक है ये। इसके अलावा मैकल नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र का भी क्या है? जल विभाजक है। ये हमें ध्यान देना है, ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो चर्चा है वो करता हूं, ठीक है, कि भाई यहाँ कुलझाड़ी की पहाड़ी के अलावा क्या है? चांदी डोंगरी, ठीक है, लामटी डोंगरी, ठीक, कारीपाट, ठीक है, ये सब पहाड़ियां कहां पर मौजूद हैं? तो राजनांदगांव जिले में मौजूद है नहीं। चांदी डोंगरी, लामटी डोंगरी, कारीपाट, कुलझाड़ी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, ये सब आप कहाँ दिखेंगे? तो राजनांदगांव जिले में दिखेंगे, है नहीं। इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और नीचे आ जाते हैं। इसके अंतिम पहलू में अगर हम लोग चर्चा करें तो हमें एक और जिला देखने को मिलता है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, यहां ठीक है चितवा डोंगरी पाषाणकालीन स्थल, जहां से है नहीं, इस चितवा डोंगरी की पहाड़ी से आपको 27 जो है चित्र मिला है, रंगीन चित्र मिला है, छिद्रित घन औजार मिला है, पत्थर का हथौड़ा मिला है, ड्रैगन का चित्रकारी है इसमें जो कि पाषाणकालीन स्थल के रूप में देखा जाता है। तो ये आपको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है पाना बरस, ठीक है, पाना बरस पहाड़ी, जहां से छत्तीसगढ़ में शिवनाथ जो नदी है वो प्रवेश कर रही है। असल में क्या होता है, इधर जो महाराष्ट्र है वहां पर मौजूद है गढ़चिरौली की पहाड़ी, ठीक है, गढ़ चिरौली जो मैकल का हिस्सा है इधर, तो वहां से निकल रही है कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी फिर यहाँ से पाना बरस की पहाड़ी में प्रवेश करेगी और छत्तीसगढ़ में प्रवेश मानते हैं इसको। एक्चुअल जो उद्गम है शिवनाथ का गढ़ चिरौली, ठीक है, गिडोरी नामक स्थान महाराष्ट्र से उद्गम है, वो छत्तीसगढ़ में उद्गम पाना बरस मानते हैं, है नहीं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है
वो आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि मैकल पर्वत जो श्रेणी है वो क्या कर रहा है, जल विभाजन कर रहा है नर्मदा और महानदी अपवाह तंत्र का, और इसके अलावा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र का भी ये जल विभाजक है। क्योंकि कुलझाड़ी की पहाड़ी हम लोगों ने जस्ट देखा जो है नी, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाघ नदी, और बाघ नदी इधर जाके जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी है वेनगंगा नदी, उसमें मिल जाती है, और शिवनाथ उधर गोदावरी अपवाह तंत्र में नहीं मिल पाती है। तो कुछ वैसी स्थिति बनती है नहीं, क्योंकि नीचे इधर से आके शिवनाथ ऐसे चली जाती है, हो सकता है शिवनाथ इधर भी जा सकती थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती थी है नहीं। तो महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र, इसके अलावा महानदी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, क्योंकि अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है नहीं कहा, कंवर्धा के क्षेत्र में, तो यहाँ पर इन्हीं मैकल के भागों से निकली है बंजर नदी, ताड़ा नदी, हेलो, फेना जैसी नदियां, जो कि इधर, अब क्योंकि नर्मदा नदी असल में जो है नहीं, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि अमरकंटक के क्षेत्र से इधर से हमारा नर्मदा नदी निकल जाती है, इधर से ही जो है हमारा कंवर्धा, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई जैसे जिलों से नर्मदा की सहायक नदियां चली जाती हैं है नहीं, बंजर, ताड़ा, हेलो, फेना। तो कहीं ना कहीं वो नदियां जाके नर्मदा में मिली, लेकिन इधर इसी मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस कारण इधर जो महानदी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, चाहे वो संकरी हो या अन्य जो मैकल के क्षेत्र से निकल रही हैं नदियां, वो सब नदियां जाके नर्मदा नदी में नहीं मिल पाती, या नर्मदा नदी में जो नदी जा रही है वो महानदी में नहीं मिल पाती। तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच है नहीं वाटर डिवाइडेशन का काम ये मैकल पर्वत श्रेणी कर रहा है, ये हमको समझना होगा भाई। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे होंगे ये तो मैं जरूर आशा करूंगा, और इसी के साथ साथ मैं अपने भाखा वाणी को यही सूरता और विराम दूंगा है नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये जो नीचे दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा आप ऐसे अगर क्लिक कर देंगे ना तो मजा ही आ जाएगा भाई है नहीं, और ज्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद साथियों।